हेलो एवरीवन, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे से होंगे और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज आप देखेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता को, राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य को। तो जहां हो सके आप शेयर करिएगा, जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है लाइक कीजिएगा। यदि पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोचिंग के नोट्स हैं, ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं फ्रेंड, और ऑथेंटिक कोचिंग के ही नोट्स हैं। बहरहाल कोचिंग का नाम मैं नहीं बताऊंगी, बता भी दूंगी लास्ट में, लेकिन अभी तो आप देखिए। और सभी पुस्तकों का यहाँ पर समावेश है, जैसे कथन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चन, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, और एक विश्वनाथ त्रिपाठी की जो पुस्तक है, इन सब से देखने को मिल सकते हैं आपको कथन। सकते हैं नहीं बल्कि हैं, यहाँ से कथन को संग्रहित किया गया है। तो आप सभी जितना लाइक शेयर हो सके करिए और पढ़िए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और आप बुक को रख के पढ़िए। जो बुक आप रखते हैं उसको रख के पढ़िए और देखिए कि यहाँ से चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व की गई हैं या नहीं की गई हैं। यदि कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे देख लेंगे। और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर बताइएगा, हम उसी टॉपिक पर आपका वीडियोस लेकर आएंगे। अभी तो हम ये जैसे आधुनिक काल इसको ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट अपना फिर से लेकर आएंगे, रिस्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ब्रेक किया था। पहले इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी परीक्षा भी कोई नहीं है नज़दीक में आपकी, तो आपकी ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को। आप सभी जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश होशंगाबाद में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1968 ईस्वी, ठीक है, मृत्यु 1968 ईस्वी। पिता का नाम नंदलाल है और ये राधा वल्लभ संप्रदाय में थे। इनका उपनाम क्या है? तो उपनाम श्री गोपाल और सुधार प्रिय है। ध्यान देंगे, माखनलाल चतुर्वेदी किस संप्रदाय में थे? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में थे। उपनाम क्या है? तो श्री गोपाल सुधार प्रिय। भारत संतान पशुपति के नाम से जाने जाते हैं और एक विद्यार्थी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो देख रहे हैं आप, इन्होंने प्रताप नामक पत्र में एक भारतीय आत्मा के नाम से अपनी रचनाएं प्रकाशित किया या ये प्रकाशित करते थे, ठीक है। तो कौन से पत्र में ये अपने आप को भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित करते थे या अपनी रचनाओं को प्रकाशित करते थे? तो प्रताप पत्र आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी कर्मवीर पत्रिका को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा गया, ठीक है। इनकी पत्रिका थी कर्मवीर, जिसमें इनको क्या कहा गया? राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार जेल की यात्रा की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिम किरीटनी पर इन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था, तो हिम तरंगनी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सागर विद्यालय में से ये डी.लिट की उपाधि लिए थे और 1963 में इन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया था, ठीक है। 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने प्रभा, प्रताप और करमवीर पत्र का संपादन किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? इन्होंने प्रभा, प्रताप, करमवीर पत्र का संपादन किया था, ठीक है। लिखते नहीं बनता है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, आप सभी जानते हैं। मोबाइल से ये स्टडी का वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए हम अच्छी क्वालिटी भी आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ पाते, ठीक है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। यदि कहीं ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पे पेज आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देखिए इनका उपनाम आप देख भी चुके हैं, श्री गोपाल सुधार प्रिय,
भारत संतान पशुपति, एक विद्यार्थी, एक भारतीय प्रजा, वनवासी, एक भारतीय आत्मा के नाम से ये कविता लिखते थे। तो इतने सारे इनके उपनाम थे। ये माधवराव सप्रे को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1947 में इन्हें साहित्य वाचस्पति सम्मान मिला। तो इम्पोर्टेंट बात, इन्हें हिम तरंगिणी पर क्या मिला? हिम तरंगिणी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और हिम किरीटनी पर क्या मिला? तो हिम किरीटनी पर इन्हें देव पुरस्कार मिला। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख रहे हैं 1947 में इन्हें साहित्य वाचस्पति का भी सम्मान मिला। ठीक है, तो 3 4 4, ठीक है, 4 प्रकार के इन्हें सम्मान मिल चुके हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखें, सुनेंगे आप। हिम किरीटनी पर देव पुरस्कार, हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी। 1963 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और 1947 में इन्हें साहित्य वाचस्पति का सम्मान मिला। और इनकी जो कर्मवीर पत्रिका है उसको क्या कहा जाता है? कर्मवीर पत्रिका को जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखेंगे आगे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार जेल की यात्रा की। कारावास के दौरान कैदी और कोकिला लिखा था। ठीक है, पूछा जाता है कैदी और कोकिला किसकी रचना है, किसकी कविता है ये? तो माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने कब लिखा था? तो जब इन्होंने जेल की यात्रा की थी। ठीक है, अर्थात जेल में थे। और पुष्प की अभिलाषा में इन्होंने क्या कहा है? खुद को भारतीय आत्मा कहा है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। ऐसी कौन सी रचना है इनकी जिसमें इन्होंने खुद को भारतीय आत्मा कहा है? तो याद रखेंगे, भारतीय आत्मा इन्होंने पुष्प की अभिलाषा में खुद को कहा है। ठीक है, चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं हम। रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, और राइटिंग रोज हम बताते हैं आपको। देखिए, हिम किरीटनी का समय क्या है? तो 1943 ईस्वी, जिस पर इन्हें देव पुरस्कार मिला। हिम तरंगिणी का समय 1949 ईस्वी, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है माता का समय 1951 ईस्वी। युग चरण 1956 ईस्वी। समर्पण 1956 ईस्वी। बेडूलो गूजे धरा 1962 ईस्वी। मरण ज्वार। ठीक है, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता, युग चरण, समर्पण, बेडूलो गूजे धरा, मरण ज्वार इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और भी रचना है इनकी, आगे देखते हैं। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, पर्वत की अभिलाषा, अमर राष्ट्र, और है अमर राष्ट्र, दीप से दीप जले। ठीक है, दीप से दीप जले, और सिपाही, वरदान या अभिशाप। तो इतनी सारी रचनाएं हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं हैं। अच्छा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये किसकी और रचनाएं हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की भी है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, वरदान या अभिशाप, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब दूसरे नंबर पर नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का, राष्ट्रीय रचनाकार में। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था। ठीक है, मुंगेर बिहार, सिमरिया गांव याद रखेंगे आप। मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु इनका कब हुआ था? मृत्यु याद रखेंगे 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है, जन्म कब? 1908 में, और मृत्यु कब होती है? तो 1974 में मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम इनके बाबू रवि सिंह था। माता का नाम मनरूप देवी था, और पत्नी का नाम श्यामावती था। ध्यान रखेंगे आप। इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, इनका उपनाम क्या है? तो इन्हें अनल का कवि, राष्ट्र कवि, महज डिप्टी राष्ट्र का कवि, और अधैर्य का कवि कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम विद्वानों के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन। जैसे बच्चन सिंह ने इन्हें आवेग का कवि कहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है,
नेक्स्ट पॉइंट ये नंद दुलारी वाजपेयी का शायद कथन है, मुझे भी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि छायावाद की पीठ पे सवार होकर आए थे कौन? दिनकर जी, ठीक है। ये मेंशन भी नहीं है, अगर यदि है नंद दुलारी वाजपेयी का कथन तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर हम लास्ट में अभी देखकर बताएंगे आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चन सिंह इन्हें आवेग का कवि कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ये छायावाद की पीठ पर सवार होकर आए थे। अगला पॉइंट आप देखेंगे, अगला पॉइंट है ये वीर रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। और पंक्ति है इनकी, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये दिनकर की, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, देखने में यह देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फ्रेंड, 1959 में ये संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे, ठीक है। तो 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1959 में ही इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण भी मिला। 1962 में डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिली, ठीक है। डॉक्टरेट का मतलब पीएचडी से होता है, पहले भी हम बता चुके। 1962 में इन्हें सरस्वती के हीरक जयंती पर मैथिली शरण गुप्त ने मान पत्र दिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। और 72 में ही इन्हें उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है। तो एक बार फिर से देखिए, साहित्य के संस्कृत के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलता है? 1959 में। और 1959 में ही इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण भी मिलता है। 1962 में इन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि भी मिलती है। 1962 में ही इन्हें सरस्वती के हीरक जयंती पर मैथिली शरण गुप्त ने मानपत्र भी दिया था। और 1972 में उर्वशी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे फ्रेंड, नामोर सिंह जी क्या कहते हैं? दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे, ठीक है। दिनकर अपने युग के सर्वप्रथम क्या थे? सूर्य थे। या यहाँ पे नहीं आएगा, कट जाएगा, अगर ज़्यादा टच करेंगे तो वीडियो चला जाएगा, ठीक है। अब रामधारी सिंह दिनकर ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़ दिया। ये कथन किसका है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। वहीं हरिवंश राय बच्चन का स्टेटमेंट है कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य पद्य भाषा हिंदी सेवा के लिए अलग अलग ज्ञानपीठ पुरस्कार देना चाहिए। ये किसका कथन है? तो हरिवंश राय बच्चन का है, ठीक है। याद रखेंगे, बच्चन सिंह नहीं, ठीक है, बच्चन सिंह नहीं, जिनको आप बच्चन सिंह कहते हैं, बच्चन सिंह की बात नहीं हो रही है, ये बच्चन हरिवंश राय बच्चन की बात हो रही है, अमिताभ जी के पिता की बात हो रही है। तो ये आप भूलिएगा नहीं, इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। दिनकर क्या कहते हैं? नामोर सिंह क्या कहते हैं कि दिनकर अपने युग के सचमुच क्या थे? सूर्य थे, सचमुच सूर्य थे। वहीं रामवृक्ष बेनीपुरी क्या कहते हैं? दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़ दिया। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि इन्हें 1-2 नहीं बल्कि हर साहित्य के हर क्षेत्र में इनको पुरस्कार देना चाहिए, जैसे गद्य पद्य भाषा के लिए, हिंदी सेवा के लिए अलग अलग ज्ञानपीठ पुरस्कार देना चाहिए। दिनकर ने स्वयं को कहा है, दिनकर ने स्वयं को क्या कहा है? राष्ट्रीयता मेरे भीतर नहीं जन्मी है, राष्ट्रीयता मेरे भीतर नहीं जन्मी है, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है। ये दिनकर जी का स्वयं का स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अब चलिए हम रचनाओं को देखते हैं। रचना है इनकी रेणुका। रेणुका का समय कब है? तो 1935 ईस्वी। हुंकार 1938 ईस्वी। रसवंती 1940 ईस्वी। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी। नीम के पत्ते 1954 ईस्वी। नील कुसुम 1954 ईस्वी। चक्रवाल 1956 ईस्वी। सीपी और शंख 1957 ईस्वी। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे सामधेनी, ठीक है। सामधेनी 1948 ईस्वी। सामधेनी 1948 ईस्वी। इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी, ठीक है। ये अलग रचनाएं हैं भाई। धूप और धुआं, ठीक है, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, ठीक है।
इतनी सारी इनकी रचनाएं एक बार फिर से देखें। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं। ठीक है, धूप और धुआं। कोयला और कवित्व 1964 ईस्वी, हारे को हरिनाम 1967 ईस्वी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना इनकी दिल्ली। देखिए दिल्ली निराला की है, दिल्ली रचना उग्र की है, और दिल्ली रचना किसकी देख रहे हैं आप? दिनकर जी की देख रहे हैं, 1954 ईस्वी। तो दिल्ली नाम से भी बहुत रचनाकारों ने काव्य लिखा है। तो अभी तक आपने मुख्य रचनाएं देखी थी, इनकी प्रमुख रचनाएं। अब आप देखिए कि इनके प्रबंधात्मक काव्य कौन से हैं। तो प्रबंधात्मक काव्य इनके हैं कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मि रथी जो कर्ण पर लिखी गई है, कर्ण के जीवन पर, 1952 ईस्वी। उर्वशी 1961 ईस्वी, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिल जाता है। प्रणभंग 1929 ईस्वी। बारदोली विजय, बापू, आत्मा की आंखें, संचयिता, आत्मा की आंखें, संचयिता और रश्मि लोक, ये सब इनके प्रबंधात्मक काव्य हैं। एक बार फिर से देखिए, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961, प्रणभंग 1929, बारदोली विजय, बापू, आत्मा की आंखें, संचयिता, रश्मि लोक। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। देखिए दिनकर जी की प्रथम रचना या प्रथम काव्य कौन सी है? तो रेणुका 1935 ईस्वी। ठीक है, रेणुका 1935 ईस्वी। और प्रमुख कविताएं इसमें कौन कौन सी संकलित हैं? तो प्रमुख कविताएं इसमें संकलित हैं दल। ठीक है, ये दल नामक कविता है। दल, हिमालय के प्रति, कविता की पुकार, परशुराम की प्रतीक्षा, वैभव की समाधि। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि इनके रेणुका रचना काव्य में संकलित हैं। रेणुका का समय याद रखेंगे 35। ठीक है, तो रेणुका में कितनी कविताएं संकलित हैं? तो रेणुका में इनकी 5 कविताएं संकलित हैं। दल, हिमालय के प्रति, कविता की पुकार, परशुराम की प्रतीक्षा, वैभव की समाधि। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हुंकार रचना। हुंकार का समय क्या है? तो हुंकार का समय 1938 ईस्वी है। इनकी भाषा कैसी है? भाषा इनकी ओजमय है, वीर रस प्रधान है, आप सभी जानते हैं। और हुंकार में प्रसिद्ध जो कविता है इनकी, कौन सी कविता है? हाहाकार, दिल्ली, विपथगा। ठीक है, हाहाकार, दिल्ली, विपथगा, याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस संग्रह की कविता को वैतालिक का जागरण माना है। कुरुक्षेत्र 1946 और इसे आधुनिक युग की गीता कहा गया है। तो दिनकर की कौन सी रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया? तो कुरुक्षेत्र को। इसका नायक ही कुरुक्षेत्र है, ये भी याद रखेंगे। कुरुक्षेत्र का नायक कौन है? तो कुरुक्षेत्र ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के वर्णन का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। तो ये 2-3 बातें आप अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, साकेत और कामायनी के पश्चात यह हिंदी की एक प्रतिनिध रचना कही जा सकती है। यह किस स्टेटमेंट के लिए, मतलब ये किस बात के लिए कह रहे हैं? तो इनकी रचना जो है कुरुक्षेत्र के लिए ही कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में ये नंद दुलारे वाजपेयी का स्टेटमेंट है कि साकेत और कामायनी के पश्चात यह हिंदी की एक प्रतिनिध रचना कही जा सकती है। ठीक है, और वहीं नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं? कुरुक्षेत्र दिनकर की प्रौढ़तम काव्य कृति है। ये नगेंद्र जी का स्टेटमेंट है। और देखिए रश्मि रथी, तो आप जानते हैं रश्मि रथी यह कर्ण के जीवन पर आधारित है। ठीक है, रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। देखिए रश्मि रथी भी इनकी रचना है और रश्मि लोक भी इनकी रचना है। दोनों रचना में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रश्मि लोक भी इन्होंने लिखा है और रश्मि रथी भी लिखा है। रश्मि रथी का समय क्या है? तो रश्मि रथी का समय 1952 ईस्वी है। अब आप देखेंगे उर्वशी। ठीक है, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। 1961 की यह रचना है। 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उर्वशी पर, ध्यान देना है।
1961 की यह रचना है और इसमें पुरूरवा और उर्वशी के जीवन पर रचित ये नाटक शैली में रचा प्रबंध काव्य है। तो ये भी आप याद रखेंगे। 5 अंकों में विभक्त है। कितने अंकों में? 5 अंकों में। नाटक शैली पर लिखा गया है, प्रबंध काव्य है। और दिनकर ने स्वयं को क्या कहा है? दिनकर ने स्वयं को ही अपनी उर्वशी रचना में कामा अध्यात्म की उपाधि दिए हैं। ठीक है, कामा अध्यात्म की उपाधि देते हैं। देखिए, कामा अध्यात्म की उपाधि देते हैं और 1972 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है परीक्षा में। तो चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन को। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ? तो 8 दिसंबर 1897। ये 1800 है कि 1919 होगा, है ना? 18 नहीं होगा, 97। अच्छा हाँ, 18 हो सकता है, 18 ही है। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 और मृत्यु 29 अप्रैल 1960 को हुआ था। स्थान है ग्वालियर, ग्वालियर भयाना। ठीक है, स्थान है ग्वालियर भयाना। ठीक है, 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में ये जेल भी गए थे। कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब 1947 के बाद संविधान निर्मात्री परिषद के ये सदस्य भी रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा के भी ये सदस्य रहे हैं। 1955 में इन्हें राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा के भी सदस्य रहे और संविधान सभा के निर्मात्री परिषद के भी सदस्य रहे। 1955 में ये राजभाषा आयोग के भी सदस्य रहे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फ्रेंड, 1960 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुए। अपनी रचनाओं में ये स्वयं को बिस्पाई अनिकेतन कहा करते थे या कहा है, बात एक ही है। तो आप ज़्यादातर क्या देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय धारा, राष्ट्रीय चेतना के जो रचनाकार थे, लगभग सबको पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये खुद को जो है बिस्पाई अनिकेतन कहा करते थे और कन्हैया जी गांधी का मजनू कहते थे, याद रखेंगे। ठीक है, कन्हैया जी गांधी का मजनू कहते थे किसको? बालकृष्ण शर्मा नवीन को। और क्या कहा जाता है? इन्हें प्रेम और मस्ती का काव्य और काव्य का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने प्रभा पत्रिका, ठीक है, इन्होंने प्रभा पत्रिका कानपुर से एवं प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 पत्रिका का संपादन किया है, एक तो प्रभा का कानपुर से और प्रताप पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, प्रभा प्रताप याद रखेंगे। अब आप इनकी रचनाओं को देखिए। इनकी रचनाएं हैं उर्मिला 1957 ईस्वी, हम बिस्पाई जन्म के 1964 ईस्वी, प्राणार्पण, सृजन की लकीरें, विप्लव गायन। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा जी का नवीन जी का ये खंड काव्य है और कुमकुम इनका पहला कविता संग्रह है, याद रखेंगे। तो इनकी रचनाएं हैं उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म के, प्राणार्पण, सृजन की लकीरें, विप्लव गायन। उर्मिला जिसमें इनका खंड काव्य है और कुमकुम इनका पहला कविता संग्रह है। चलिए अब सिया राम शरण गुप्त को देखेंगे। जन्म इनका 1895 ईस्वी झांसी चिरगांव में हुआ था। निधन की बात करें तो 1936 ईस्वी। पिता का नाम राम शरण जनक, भाई इनके कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। ये महात्मा गांधी, विनोबा भावे, रविंद्रनाथ ठाकुर से प्रभावित थे, तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं मृणमयी 1936 ईस्वी। किसको देख रहे हैं आप? तो सिया राम शरण गुप्त को देख रहे हैं, भूल मत जाना। बापू 1938 ईस्वी, उन्मुक्त 1941 ईस्वी, दैनिकी 1942 ईस्वी, नकुल 1946 ईस्वी, नोआखाली 1946 ईस्वी, जय हिंद 1947 ईस्वी। इनकी रचना जो है इंदु में प्रकाशित है, ये तो आप जानते हैं। और भी है इनकी रचना मौर्य विजय, अनाथ, आद्रा, दुर्वादल, विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथे। और इनकी रचना जो है
कहाँ प्रकाशित है, तो इनकी रचना इंदु में प्रकाशित है, याद रखेंगे। चलिए आगे हम देखेंगे अगले रचनाकार को, थोड़ी पंक्तियाँ भी देख लें। तो दो चार हम इनकी पंक्तियाँ भी, चलिए पंक्तियाँ बाद में देखेंगे, पंक्तियों की एक अलग से लेकर आ जाएंगे सारे। वैसे जो मेन पंक्तियाँ हैं वो बता ही दे रहे हैं, और पंक्तियों का एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 को प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। मृत्यु 1948 ईस्वी। उपाधि इनको प्रथम कोकिला की मिली है, और रचना इनकी क्या है, मुकुल त्रिधारा, मुकुल त्रिधारा, ठीक है। सीताराम सेक्सरिया पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है, याद रखेंगे किसको। देखिए सेक्सरिया पुरस्कार तो मिर्जा के लिए महादेवी वर्मा को मिला है। अभी आप देख रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को भी सेक्सरिया पुरस्कार मिला, किस रचना के लिए, सीताराम सेक्सरिया पुरस्कार इन्हें मिला है। चलिए अन्य रचना इनकी देखेंगे। अन्य रचना है इनकी झांसी की रानी, स्वदेश के प्रति, असहयोग, मातृमंजरी, सेनानी का स्वागत, जलियांवाला बाग, वीरों का कैसा हो बसंत, विदा। झांसी की रानी, स्वदेश के प्रति, असहयोग, मातृमंजरी, सेनानी का स्वागत, जलियांवाला बाग, वीरों का कैसा हो बसंत और विदा। और भी रचनाएं इनकी झंडे की इज्जत, झंडे की इज्जत, ठीक है, झंडे की इज्जत। पंक्ति है इनकी, है ना, पंक्ति है, सिंहासन तन उठा, राजवंशों ने भिकुटी तानी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह या सुनी कहानी थी। तो ये झांसी की रानी कविता से है ये पंक्ति, याद रखेंगे आप। सुभद्रा कुमारी चौहान की पारिवारिक रचनाएं, तो पारिवारिक रचनाएं हैं मेरा नया बचपन, ठीक है, मेरा नया बचपन, बालिका का परिचय, ठीक है, बालिका का परिचय, राखी की चुनौती, राखी भी है आज, ठीक है, फूल के प्रति राखी। देखिए राखी की चुनौती भी है और राखी भी इनकी रचना है, तो याद रखेंगे। और ये रचनाएं इनकी पारिवारिक रचना है, मेरा नया बचपन, बालिका का परिचय, राखी की चुनौती, फूलों के प्रति और राखी। चलिए अब देखते हैं हम सोहनलाल द्विवेदी को। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को हुआ था, फतेहपुर के बिंदकी में। मृत्यु 1988 में हुआ था। अधिकार पत्र के संपादक के रूप में ये प्रसिद्ध थे, ठीक है, अधिकार पत्र के संपादक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। बाल सखा नामक पत्र का इन्होंने संपादन निःशुल्क किया। 1969 में इन्हें पद्म श्री सम्मान भी मिला है, ठीक है। तो सोहनलाल द्विवेदी को बाल सखा नामक पत्र का संपादन बिना किसी कोई शुल्क लिए किया, और 1969 में इन्हें पद्म श्री सम्मान भी मिला। मेरी वोटर कैसे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए बाल सखा नामक पत्र का इन्होंने संपादन निःशुल्क किया। 1969 में इन्हें पद्म श्री सम्मान भी मिला। 1956 ईस्वी में ये जय गांधी नाम से राष्ट्रीय रचनाओं का प्रकाशन भी किया। तो याद रखेंगे, इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे। इनकी 2-3 पॉइंट आप फिर से देख लीजिए। बाल सखा नामक पत्र का संपादन निःशुल्क किया। 1969 में इन्हें पद्म श्री मिल जाता है। 1956 में जय गांधी नाम से इन्हें राष्ट्रीय रचनाओं का प्रकाशन किया, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ याद रखेंगे। और अधिकार पत्र के भी संपादक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। चलिए रचनाएं देखते हैं। रचनाएं हैं इनकी भैरवी, वासोदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, ठीक है, भैरवी, वासोदत्ता, कुणाल, पूजा गीत। तो ये इनकी रचनाएं हैं। विस्पान, बासंती, बांसुरी, चित्रा, झरना, बच्चों के बापू, नेहरू चाचा, गांधीवादी, इतनी सारी रचनाएं हैं। फिर से एक बार देखिए, भैरवी, वासोदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विस्पान, बासंती, बांसुरी, चित्रा, झरना, बापू के प्रति, नेहरू चाचा, गांधीवादी विचारक।
तो ये सारी रचनाएं हैं जो आप देख रहे हैं सोहन लाल द्विवेदी की। चलिए हम अगले रचनाकार को देखते हैं। तो अगले रचनाकार आपके कौन हैं? श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है, श्याम नारायण पांडे की उपाधि क्या है? इन्हें आधुनिक काल का भूषण कहा जाता है। रचना है इनकी हल्दी घाटी 1937 से 1939 ईस्वी, जो भी आपको मिले आप याद रख सकते हैं। लोकप्रिय महाकाव्य है इनका हल्दी घाटी। इस पर देव पुरस्कार प्राप्त है। इस पर देव पुरस्कार प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट रचनाकार जो हैं, नेक्स्ट रचनाकार हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना है जीवन संगीत नवयुग के गान। ठीक है, तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना है जीवन संगीत नवयुग के गान। केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है कलेजे के टुकड़े सेतु बंध चिर स्पर्श। ठीक है, ये केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है। तो बस अब आगे नहीं है शायद कि है। चलिए, और हरि कृष्ण प्रेमी जी बच रहे हैं। हरि कृष्ण प्रेमी जी की रचना है जादूगरनी अनंत के पथ पर वंदना के बोल। तो ये सारे रचनाकार को आपने देख लिया। ठीक है, अब आपका क्या आएगा? अब आपका आएगा प्रगतिवाद। अब आपका छायावाद यहीं पर समाप्त होता है। राष्ट्रीय काव्यधारा के भी कवियों को आपने देख लिया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड। धन्यवाद आप सभी।